हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो भाई आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2027 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है कैसा पेपर आने वाला है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर। इस क्लास को देखने के बाद फिर आप लोगों को लग जाएगा कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस आइडिया को समझ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास है सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जिसका कोड है 822। यानो कोड का पेपर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो भाई आप लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2027 का सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है। सबसे पहले भाई पेपर देने जाना, अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना। और ये देखो, आज की क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, पूरा पेपर भाई तैयार कर लो। और देखो, इसके बाद फिर हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो भाई शुरुआती के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। निर्देश दिया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश को पढ़ेंगे कि सभी प्रश्न, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। इसके बाद फिर आगे देखो कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो आप लोगों को इतना काम नहीं करना। OMR सीट पर इरेजर व्हाइटनर नहीं चलाना है आप लोगों को। फिर इसके बाद आगे देखो, खंड बा जो है वो 50 अंक का होगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारा जो मानचित्र है, जो हमारा इसमें मानचित्र भी हमारा भाई 10 नंबर का मानचित्र भी आता है ना। तो ये निर्देश सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है, निर्देश भी पढ़ना है। और पूरा का पूरा पेपर भाई देख लो, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ 15 मिनट में इतना सब कुछ देखना है, फिर पेपर को सॉल्व करना है। निर्देश नंबर यहाँ पर देखो अगला, निर्देश नंबर 6 कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। और निर्देश नंबर 7 कहता है दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कर दीजिए। कि भाई जब आप लोगों को अपना पेपर दे दो, जैसे आप लोगों को जो मानचित्र जब आप लोगों को दिया जाए, तो मानचित्र में जैसे ही आप लोग मानचित्र अपना सॉल्व कर लो, मानचित्र को क्या करना, आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें से आप लोगों को उसको बांध देना है अच्छे से, ताकि मानचित्र आप लोगों का कहीं गिर ना जाए और बेकार ना हो जाए। तो आप चलो भाई क्वेश्चंस देखो, इस पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, तो सारे के सारे भाई क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखो, यहाँ से आप लोगों का सबसे पहले खंड आ स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। खंड आ देखो यहाँ पर, तो खंड आ भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जिसमें हमारे वर्णात्मक क्वेश्चन होंगे, है ना। वर्णात्मक खंड आ में देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव वाले पूछे जाएंगे। चलो अच्छा, आगे देखो, यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कि इसको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था। जो वियना कांग्रेस है, वियना कांग्रेस का भाई आयोजन किस वर्ष हुआ था, पेपर में देने चाहोगे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1815। तो 1815 में वियना कांग्रेस के आयोजन हुआ था, 1815 में। अब ये भाई आप लोगों का जो मॉडल पेपर है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी वो भाई किस किस नीति मतलब किसने अपनाई थी। ब्लड और लौह की नीति जो है किसने अपनाई थी, बता दीजिए भाई। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने भाई अपनाई थी रक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क ने अपनाई थी। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पेपर में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1919 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1919। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, आप लोगों को इतना याद रखना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा
कि महात्मा गांधी जो थे भाई अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में लौटे थे। 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस। आगे देखो, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, कि भाई करो या मरो का जो नारा है किस आंदोलन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, है ना। तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है किस कारण होता है, तो ए ऑप्शन दिया अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान, बी ऑप्शन दिया हिमनदों द्वारा, सी ऑप्शन दिया नदियों द्वारा, और डी ऑप्शन दिया ज्वालामुखी क्रिया से। तो भाई लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण होता है भाई बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान। इसका हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान से होता है। तो इसका भाई हम लोग सी ऑप्शन को याद रखेंगे, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। प्रश्न नंबर 7 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन से कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन दिए गोदावरी नदी पर बनाया गया है, बी ऑप्शन दिए नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सी ऑप्शन दिए महानदी पर बनाया गया है, डी ऑप्शन दिए कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो भाई कहाँ पर बनाया गया है, तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध जो है हमारा नर्मदा नदी पर बनाया गया था। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो कि बॉक्साइट को उत्पादित करता है, तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ओडिशा सही हो जाएगा। ओडिशा ओडिशा जो है भाई ये बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है। यानी कि जो भारत का जो सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है। ए ऑप्शन दिए कोलकाता, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन विशाखापट्टनम। ये भी हमारा 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है। तो बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा मुंबई से ही हो जाएगा। मुंबई इसका यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा मुंबई से ही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में कितने मूल आदर्शों का उल्लेख है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल आदर्शों का उल्लेख है। तो भाई कितने मूल आदर्शों का उल्लेख है, ये भी हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 11 जो है 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा एक 5 राइट आंसर हो जाएगा। 5 याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 मूल आदर्शों का उल्लेख है। तो 5 मूल आदर्शों का उल्लेख है। अब प्रश्न नंबर 12 देखो। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। 1 नंबर का आएगा कि जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन दिए 42वां संशोधन, बी ऑप्शन दिए 44वां संशोधन, सी ऑप्शन दिए 73वां संशोधन, डी ऑप्शन दिए 74वां संशोधन। तो भाई प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा 73वां संविधान संशोधन, इसका सी ऑप्शन याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो भाई 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दी निजी संस्था, बी ऑप्शन दी संवैधानिक संस्था, सी ऑप्शन दी न्यायिक संस्था, डी ऑप्शन दी वित्तीय संस्था। तो भाई प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर संवैधानिक संस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संस्था इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। चलो छाएंगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे भाई क्या कहता है। प्रश्न नंबर 14 देखो जो है पेपर में प्रश्न नंबर 14 जो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र का भाई आवश्यक तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी ऑप्शन दिया तानाशाही, सी ऑप्शन दिया राजतंत्र, डी ऑप्शन दिया सैन्य शासन। तो बता दीजिए भाई निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है।
तो भाई लोकतंत्र का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। इसका ए ऑप्शन याद रखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, है ना। तो प्रश्न नंबर 14 का भाई ए ऑप्शन से हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चलो अच्छा आगे देखो, अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कहता है कि भारत में आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। जो भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, भारत की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो भाई एक नंबर का आ जाएगा पेपर में कि भारत में जो आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। ए ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 3, सी ऑप्शन दिया 4, डी ऑप्शन दिया 5। तो बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर कह रहे थे भारत में आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया, तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 याद रखिए, इसका बी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करता है। एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करता है। तो बता दीजिए भाई कौन कौन है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करता है। देखो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा मत्स्य पालन आ जाएगा, इसका भाई हम लोग बी ऑप्शन याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 17, बैंक में जमा धन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते हैं। जब हम बैंक में कोई धन जमा करते हैं और उसके बाद जो हमें अतिरिक्त राशि जो मिलती है, अतिरिक्त जो हमें राशि मिलती है, बैंक में हमने कोई धन जमा किया फिर हमको कोई अतिरिक्त राशि मिली, तो भाई उसको हम क्या कहेंगे। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ब्याज, उसको हम ब्याज कहेंगे। प्रश्न नंबर 17 का ब्याज ऐसे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि हॉलमार्क चिन्ह किस प्रकार की शुद्धता का प्रमाण है। जो हॉलमार्क चिन्ह जो है, हॉलमार्क जो चिन्ह है भाई किस प्रकार की शुद्धता का प्रमाण है। तो बता दीजिए भाई ए ऑप्शन दिए विद्युत उपकरण, बी ऑप्शन दिया कृषि उत्पाद, सी ऑप्शन दिया सोने के आभूषण, डी ऑप्शन दिया सीमेंट। एक नंबर का आ जाएगा। तो भाई हॉलमार्क चिन्ह जो है किस वस्तु की शुद्धता का प्रमाण है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण। इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखो यहाँ पर देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन दिए निर्यात बढ़ाना, बी ऑप्शन दिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, सी ऑप्शन दिए कर बढ़ाना, डी ऑप्शन दिए उत्पाद बढ़ाना। तो भाई एक नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन भाई याद रखेंगे, इसका बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा और पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये आ जाएगा मेरे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी कहते हैं, किस क्षेत्र का भाग है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो भाई सूचना प्रौद्योगिकी जो है किस क्षेत्र का भाग है। तो ये हमारा भाई ये हमारा तृतीय क्षेत्र का भाग है। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये जो है मेरा तृतीय क्षेत्र का भाग हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलो अच्छा आगे देखो, ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो कि भाई आप लोगों के कंप्लीट हुए। मैंने आप लोगों के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, यानी कि भाई आप लोगों के 20 नंबर जो है पक्के हो गए। अब आगे जो अगर हम बात करें तो आप लोगों के एग्जाम में 4 प्रश्न जो होंगे, 4 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में लघु त्रिप्रश्न पूछे जाएंगे। लघु त्रिप्रश्न है ना, लघु वाले प्रश्न होंगे 4 प्रश्न जो कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखो 4 नंबर का आया है। और लघु त्रिप्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब चलिए भाई लघु त्रिप्रश्न देख लो कौन कौन से लघु त्रिप्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के संबंध का वर्णन कीजिए। अब भाई जब वो लोग वर्णन करोगे तब आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया पेपर में कि भारत में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के संबंधों का वर्णन कीजिए। तो चलिए भाई वर्णन करते हैं। लघु त्रिप्रश्न है, 4 लघु त्रिप्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। एक हिस्ट्री से आएगा, एक आप लोगों का नागरिक शास्त्र से आएगा, एक भूगोल से आएगा और एक अर्थशास्त्र से आएगा। एक एक सबसे आएंगे 4 लघु त्रिप्रश्न। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले हम एक ही पॉइंट में खिलाफत और असहयोग आंदोलन को लिख देंगे, लिखेंगे तो हमको 4 नंबर मिलेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर लिखते हैं खिलाफत। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के संबंध का वर्णन कीजिए। पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर डालेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भाई हमारा 1914 में हुआ था, मतलब है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति कमजोर होने पर, जैसे भाई प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो
तुर्की के जो खलीफा जी की जो स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो भाई असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो है मेरा 1920 में स्टार्ट हुआ था। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भाई असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आगे देखो, जिसमें सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दोनों आंदोलनों के संयुक्त प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। इसके बाद आगे देखो, जन समर्थन मिला और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दोनों आंदोलनों के संयुक्त प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और व्यापारियों ने चढ़ बढ़कर भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय एकता मजबूत थी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई नीति मिली। यद्यपि बाद में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, फिर भी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनाधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर एक अथवा करके दिया गया है, आप चाहो तो भाई इसका भी उत्तर लिख सकते हो। रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधानों तथा उसके विरोध का कारणों का वर्णन कीजिए। तो बता उसके कारणों का वर्णन भी कर देना। ये भी हमारा पेपर में 4 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने भाई ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था आप लोगों को। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2। पेपर देने जाओगे भी प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि भारत में खनिज संसाधनों के महत्व का वर्णन कर दीजिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा कि भारत में खनिज संसाधनों के महत्व का भाई वर्णन करना है। बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 2, इसका भी हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर डालेंगे हेडिंग उत्तर और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे खनिज संसाधनों का महत्व। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि खनिज संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होते हैं। भारत में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, मैंगनीज तथा चूना पत्थर जैसे अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में बहुत से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इसका उपयोग उद्योगों, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन तथा निर्माण कार्यों में किया जाता है। खनिज संसाधन रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं तथा राष्ट्रीय आय और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खनिज सीमित और अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। मतलब कि हमको खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से खनन करना, पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना तथा खनिज। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखेंगे योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खनिज सीमित और अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। वैज्ञानिक ढंग से खनन करना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना तथा खनिजों का पुनर्चक्रण कर बढ़ाना आवश्यक है। खनिज संसाधनों का उचित उपयोग देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। तो भाई हमारा फिर अथवा करके पूछा गया कि पेट्रोलियम के महत्व तथा उसके संरक्षण के उपयोगों को वर्णन कर दीजिए। 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्न सॉल्व करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, ये वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया ऊपर वाला है ना। अब आइए भाई प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कर दीजिए। जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कर दीजिए। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसका यहाँ से उत्तर लिखेंगे राजनीतिक दलों की भूमिकाएं। यहाँ पर देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण आधार है। जो राजनीतिक दल जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। ये चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं तथा जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, है ना। इतना भी लिखना है, मतलब कि जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इसके बाद आगे देखो कि राजनीतिक दल विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करके जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। सत्ता पक्ष सरकार चलाता है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और उसकी कमियों को उजागर करता है। राजनीतिक दल नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। वे जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके समाधान का प्रयास करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत और जिम्मेदार राजनीतिक दल आवश्यक है। फिर इसके बाद हमारा एक अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, आगे देखेंगे भाई।
फिर ये देखो हमारा अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला भाई आप लोग सॉल्व कर लेना कि निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं महत्व का वर्णन कर दीजिए। ये भी पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो मैंने भाई वैसा वाला क्वेश्चन एक दो में से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है और आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई यहाँ से देखो मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ से देखो हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के महत्व का वर्णन कर दीजिए। तो भाई पीडीएस क्या होता है, इसका हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो इसमें देखो लिखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उत्पन्न कराना। जो भाई गरीब हैं, जिनको जरूरतमंद लोगों को उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये पीडीएस का काम होता है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती है ना। जो आप लोग जो राशन का सामान लेने जाते हैं वो सब पीडीएस का काम होता है। पीडीएस आप लोगों को है ना राशन उपलब्ध कराता है। चावल हो गया भाई, चीनी हो गया, अन्य जो वस्तुएं जो होंगी वो सब माध्यम से वितरित किया जाता है। यह प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कम गरीबी परिवारों का आर्थिक बोझ करने ना आर्थिक बोझ कम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक आपदाओं और महंगाई के समय भी यह योजना लोगों को राहत पहुंचाती है। यदि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालन किया जाए तो इसने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। फिर एक अथवा करके प्रश्न दिया गया कि बैंकों के साख ऋण व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कर दीजिए भाई, है ना। तो ये भी हमारा 4 ही नंबर का पेपर में आएगा। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए भाई। 4 प्रश्न थोड़े जो थे ये आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न थे। 4 क्वेश्चन आप लोगों के भाई लघु उत्तरीय क्वेश्चन से 4 लघु प्रश्न कंप्लीट हो गए, यानी कि 16 नंबर का आप लोगों का भाई लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आप लोगों को 150 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 लघु उत्तरीय 4 दीर्घ प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 जो प्रश्न होंगे 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। चलिए भाई पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न देखेंगे कि रॉलेट एक्ट, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 6 नंबर का आएगा सीधे कि रॉलेट एक्ट के कारणों, उसके परिणाम, उसके प्रमुख प्रावधानों तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके प्रभाव का वर्णन कर दीजिए। यह भाई पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि रॉलेट एक्ट के कारणों, उसके प्रमुख प्रावधानों तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके प्रभावों का वर्णन कर दीजिए। तो भाई चलिए भाई वर्णन करते हैं। इसका यहाँ पर डालेंगे हेडिंग रॉलेट एक्ट। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार भारत में बढ़ती राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसके बाद आगे देखो, इस कानून के अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। तो रॉलेट एक्ट के तहत जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट के तहत सरकार जो होती थी किसी को भी बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लेती थी तथा लंबे समय तक जेल में रख सकती थी, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रावधानों के कारण भारतीयों में भारी असंतोष फैल गया, है ना। तो भाई अब भाई उसमें भारी असंतोष भी फैल गया, क्योंकि जब बिना तो आप लोगों ने कोई काम नहीं किया फिर भी आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। अनेक स्थानों पर हड़तालें, सभाएं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इसी विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर गोलीबारी की गई, जिससे पूरे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश बढ़ गया। रॉलेट एक्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई दिशा दी। जो रॉलेट एक्ट जो था उसने क्या किया, उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तथा महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए। यह कानून भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। तो भाई इसके बाद हमारे देखो अथवा करके प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों, घटनाओं एवं परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये हमारा देखो अथवा करके प्रश्न पूछा है कि 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा।
और इसको तैयार कर लीजिए। चलिए आगे देखो भाई, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में खनिज संसाधनों के महत्व, प्रमुख समस्याओं तथा संरक्षण के उपायों का वर्णन कर दीजिए। 6 नंबर का आएगा कि भारत में खनिज संसाधनों के महत्व, प्रमुख समस्याओं तथा संरक्षण के उपायों का वर्णन कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खनिज संसाधनों का महत्व। यहाँ पर भाई हेडिंग डालेंगे खनिज संसाधनों का महत्व और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि खनिज संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास के आधारशिला होते हैं। भारत में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, मैंगनीज, तांबा तथा चूना पत्थर जैसे अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में भाई अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में जैसे हमारा खनिज पाया जाता है, भारत में कोयला भी पाया जाता है, भारत में लौह अयस्क भी पाया जाता है, भारत में बॉक्साइट भी पाया जाता है, अपरक भी पाया जाता है, मैंगनीज, तांबा तथा चूना पत्थर जैसे अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, बिजली उत्पादन, परिवहन, निर्माण कार्य तथा अनेक विनिर्माण इकाइयों में किया जाता है। खनिजों से राष्ट्रीय आय बढ़ती है तथा लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय है। खनिज संसाधन जो होता है कैसा है, तो खनिज संसाधन जो वो सीमित और अनवीकरणीय है। अंधाधुंध खनन, पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई तथा भूमि क्षरण जैसी समस्याएं इनके संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। खनिज संरक्षण के लिए वैज्ञानिक ढंग से खनन, खनिजों का पुनर्चक्रण, पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन पर रोक तथा नई तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग होगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त खनिज उपलब्ध रहेगा। ये देखिए हमारे भाई क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अथवा करके पूछा गया है कि भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के महत्व तथा संरक्षण के उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए। अथवा करके पूछा गया तो आप लोगों को इसका भी उत्तर लिख देना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 पेपर देने जाओगे भाई, प्रश्न नंबर 3 भी हमारा 6 नंबर का प्रश्न नंबर 3 आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कर दीजिए। तो हमारा जो भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं महत्व का वर्णन करिए। तो उत्तर करके दिया है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं महत्व। तो यहाँ पर डालेंगे भाई निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं महत्व। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। निर्वाचन आयोग भारत का एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करना है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। तो भाई इतना आप लोगों को देख लेना है ना। तो इतना लिखने के बाद फिर मैं और आगे बात करता हूँ। यहाँ से मैं और आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। यहाँ से देखो दिया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। जो निर्वाचन आयोग जो होता है वो मतदाता सूची को तैयार करता है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है तथा आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित करता है। चुनाव के दौरान यदि कोई उम्मीदवार या दल नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन आप लोगों ने वोट डाले और उस दिन अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक योग्य नागरिक को स्वतंत्र रूप से मतदान का अवसर प्रदान करता है। जो निर्वाचन आयोग जो होता है ये सबको मतदान करने का भाई अवसर देता है कि सभी लोग वोट डाल सकते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचन आयोग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर एक अथवा करके क्वेश्चन दिया गया नीचे। अथवा करके दिया कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दीजिए। पेपर में भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आप लोगों का दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ है ना। अभी नहीं, एक क्वेश्चन और है। प्रश्न नंबर 4 को और देख लूँ। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के महत्व तथा उसकी प्रमुख समस्याएं एवं सुधारों के उपायों का वर्णन कर दीजिए। देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। यहाँ पर लिखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, इसके बाद आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है भाई आप लोगों का 6 नंबर का पूछा जाएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस क्या है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के महत्व तथा उसकी प्रमुख समस्या सुधारों का वर्णन करना, मतलब उसकी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं, फिर उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये भी हमको लिखना पड़ेगा पीडीएस में। तो चलिए भाई आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। चलो इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना होता है। इस योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी आदि का वितरण किया जाता है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होता है और महंगाई का प्रभाव भी कम हो जाता है ना। जब उनको भाई खाद्य सुरक्षा मिलती रहेगी तो महंगाई का प्रभाव भी कम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इस प्रणाली में भ्रष्टाचार, राशन की काला बाजारी, अपात्र लोगों को लाभ मिलना तथा पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशन न पहुंच पाना जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। कई क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। डिजिटल राशन कार्ड, ई पास मशीनों का उपयोग, नियमित निरीक्षण तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक है। प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार संभव है। अब एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है, अथवा वाला देख लो कि उपभोक्ता अधिकारों के महत्व तथा उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए ना। तो भैया हमारा देखो लघु त्रिप प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। लघु यानी कि हमारे दीर्घ प्रश्न कंप्लीट हो गए। दीर्घ प्रश्न जो हम लोगों के एग्जाम में 24 अंक का पूछा जाएगा, तो 24 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। मानचित्रकार जो है भाई 10 नंबर का मानचित्रकार आता है। तो देख लो मानचित्र में भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मानचित्रकार, और मानचित्रकार में देखो क्या कहा गया है कि प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित हैं। 9वीं, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब। 5 क्वेश्चन भूगोल के आएंगे, 5 क्वेश्चन और भी आएंगे, है ना। तो यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बता दीजिए। लखनऊ होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और आगे देखो प्रश्न नंबर 3, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। तो भाई नील की खेती जो करने वाले जो किसान थे, उन्होंने अपना आंदोलन चंपारण से, बिहार से प्रारंभ किया था। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो उस पर स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर, पंजाब में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो वह 1929 में पारित हुआ था। ये हमारा 9 कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का 9 पूछा जाएगा। फिर 9 वाले क्वेश्चन थे लोग, ये भाई मानचित्र में आप लोगों को गोला देकर भरना है। ये देखो गोला बने, इस प्रकार के चिन्ह बनाकर आप लोगों को मानचित्र को भरना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, गोला भरकर आप लोगों को उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे चावल उत्पादक राज्य जो होता है उसको में इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। गुजरात की जहाँ पर राजधानी हो उसको यहाँ पर चिन्ह बना देना है। बॉक्सर उत्पादन का एक क्षेत्र जैसा हो उसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा बना देना। फिर कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको ऐसे चिन्ह बना देना। और डल झील जो होती है, डल झील कहाँ है, तो उसको यहाँ पर ऐसा चिन्ह बना देना। तो इस तरीके से भाई हम लोग हमारा जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है ना। तो यहाँ से भाई आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर समाप्त हुआ और 70 नंबर भी आप लोगों के भाई पूरे पक्के हो गए। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों की पूरी क्लास समाप्त हो चुकी है।